हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आपने समर वेकेशन में व्यष्टि अर्थशास्त्र के लेसन 3 तक पढ़ा था। आज व्यष्टि अर्थशास्त्र का लेसन 4 हम पढ़ाने जा रहे हैं। पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति में फर्म का क्या सिद्धांत। पहले लेसन में हमने फर्म के उत्पादन फलन तथा लागत वक्रों से संबंधित संकल्पनाओं का अध्ययन किया है। इस अध्याय का केंद्र बिंदु भिन्न है। यहाँ प्रश्न उठता है कि कोई भी फर्म किस प्रकार ये निर्णय लेती है कि कितना उत्पादन करना है। इस प्रश्न के लिए हमारा उत्तर किसी भी रूप में सरल या अविवादित नहीं है। उत्तर फर्म के व्यवहार की एक निर्णायक अपितु कुछ हद तक अनुचित मात्रा पे आधारित है। इस पाठ की संरचना निम्नवत है। हम पहले एक फर्म के अधिकतम लाभ कमाने की समस्या को रखकर उसका विस्तार पूर्वक परीक्षण करते हैं। इसके पश्चात हम एक फर्म की पूर्ति वक्र का व्युत्पत्ति करते हैं। व्युत्पूर्ति वक्र निर्गत का वो स्तर दर्शाता है जिसका चयन एक फर्म बाजार कीमत के विभिन्न मूल्यों पर उत्पादन करने के लिए करती है। अंत में हम इस बात का अध्ययन करते हैं कि किस प्रकार व्यक्तिगत फर्मों की पूर्ति वक्रों को समूहित किया जाता है तथा बाजार पूर्ति वक्र प्राप्त किया जाता है। पूर्ण प्रतिस्पर्धा में परिभाषित लक्षण क्या हैं? पहला, बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता होती है। पूर्ण प्रतिस्पर्धा क्या होती है? पूर्ण प्रतियोगिता होती है। तो उसमें बाजार में बड़ी संख्या में क्रेता और विक्रेता होते हैं। प्रत्येक फर्म एक रूप वस्तु का उत्पादन और विक्रय करती है, अर्थात एक फर्म के उत्पाद तथा किसी अन्य फर्म के उत्पाद में भेद नहीं किया जा सकता, सब समान होता है। तीसरा है, फर्मों का बाजार में स्वतंत्र प्रवेश और बहिर्गमन होता है, मतलब वो स्वतंत्र प्रवेश भी कर सकती हैं और बाजार को छोड़ के जा भी सकती हैं। चौथा है, प्रत्येक उत्पादक बाजार की पूरी आपूर्ति का इतना छोटा हिस्सा प्रदान करता है कि वो अकेला बाजार में वस्तु की कीमत पर कोई प्रभाव नहीं डाल सकता। प्रत्येक उत्पादक के द्वारा बनाई गई वस्तु समान होती है। प्रत्येक उत्पादक बाजार में उपलब्ध उत्पादन तकनीक तक पहुँच रखता है। फिर किसी भी नए उत्पादक के बाजार में आने पर अथवा बाजार में उपस्थित किसी उत्पादक के बाजार से निकलने पर कोई रोक टोक नहीं है। आठवां है, बाजार में विद्यमान प्रत्येक क्रेता और विक्रेता को बाजार का पूर्ण ज्ञान। अब संप्राप्ति का अर्थ क्या होता है ये मैं बताने जा रही हूँ। किसी वस्तु की बिक्री करने से एक फर्म को जो कुल राशि मिलती है उसे उस फर्म की संप्राप्ति अथवा आगम कहते हैं। इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा क्योंकि इकोनॉमिक्स की भाषा में संप्राप्ति वर्ड बार बार यूज़ होगा। तो उसमें यह है कि अगर हम कोई वस्तु बेच रहे हैं, कोई फर्म एक वस्तु बेच रही है और उसके बदले में जो उसको राशि मिल रही है उसको संप्राप्ति, आगम या रेवेन्यू कहते हैं। एक फर्म अपने द्वारा उत्पादित वस्तु का बाजार में विक्रय करके संप्राप्ति अर्जित करती है। मान लीजिए वस्तु की 1 इकाई की बाजार कीमत P है। इसी प्रकार Q फर्म की उत्पादित तथा P कीमत पर बेची जाने वाली वस्तु की मात्रा है। तब फर्म की कुल संप्राप्ति वस्तु के बाजार मूल्य P और फर्म के निर्गत Q के गुणनफल के रूप में परिभाषित की जाती है। अतः कुल संप्राप्ति बराबर P गुणा Q। किसी भी डब्बे का उत्पादन नहीं होता है तो कुल संप्राप्ति 0 के बराबर होती है। यदि मोमबत्ती के एक डिब्बे का उत्पादन होता है तो कुल संप्राप्ति 1 गुणा 10 बराबर 10 रुपये होती है। यदि मोमबत्ती के 2 डिब्बे का उत्पादन होता है तो कुल संप्राप्ति 2 गुणा 10 रुपये यानी 20 रुपये के बराबर होती है। तो यहाँ पे मूल्य जो है 10 रुपये है। विक्रय किए गए डब्बे चार्ट में देखिए, तालिका 4.1 में जो बेचे गए डिब्बे क्या है? 0 है। तो संप्राप्ति क्या है? 0 है। जब एक डिब्बा बेचा गया तो एक डिब्बा गुणे 10 रुपये बराबर रुपयों में प्राप्ति कितनी हुई? 10 रुपये। इसी तरह 2 डिब्बे बेचे गए तो 2 गुणा 10 रुपये यानी 20 रुपये की कुल प्राप्ति हुई। 2 डिब्बा, 3 डिब्बा बेचने से 30 रुपये, 4 डिब्बा बेचने से 40 रुपये, 5 डिब्बा बेचने से 50 रुपये। कुल संप्राप्ति वक्र के द्वारा हम प्रदर्शित कर सकते हैं। कुल संप्राप्ति वक्र अंकित करने में बेची गई मात्रा अथवा निर्गत को x अक्ष पर और प्राप्त संप्राप्ति को y अक्ष पर दिखाते हैं।
चित्र 4.1 एक फर्म की कुल संप्राप्ति वक्र दर्शाती है। यहाँ पे 3 प्रेक्षण प्रासंगिक हैं। पहला, जब निर्गत शून्य हो, तो निर्गत जो है एक्स एक्सिस पे है, निर्गत मतलब मात्रा, और संप्राप्ति मतलब जो आपको पैसे मिल रहे हैं। तो इसके बीच खींची गई रेखा जो है वो एक सीधी रेखा होती है, ग्राफ जो है वो सीधी रेखा होता है, क्योंकि जब एक 0 आपने डिब्बा बेचा तो 0 मिला, 1 डिब्बा बेचा तो 10 रुपये संप्राप्ति मिली। तो इस तरह से जैसे जैसे डिब्बों की संख्या बढ़ा रहे हैं तो संप्राप्ति भी बढ़ता जा रहा है। तो पहला, जब निर्गत शून्य हो, फर्म की कुल संप्राप्ति भी शून्य होती है, अतः कुल संप्राप्ति वक्र बिंदु O से गुजरती है। दूसरा, जैसे जैसे निर्गत बढ़ता है कुल संप्राप्ति में वृद्धि होती है। वैसे भी एक समीकरण आपने पढ़ा है, कुल संप्राप्ति बराबर P गुणा Q, एक सीधी रेखा दर्शाती है क्योंकि P स्थिर है। इससे अभिप्राय है कि कुल संप्राप्ति वक्र एक ऊपर की ओर जाती हुई सीधी रेखा है। तीसरा, इस सीधी रेखा की प्रवणता पर ध्यान दीजिए। जब निर्गत 1 इकाई है, रेखा चित्र 4.1 में सम स्तरीय दूरी OQ1, कुल संप्राप्ति रेखा चित्र 4.1 में ऊर्ध्व स्तरीय ऊंचाई AQ1 है ना, AQ1 जो है वो ऊंचाई है। तो कुल संप्राप्ति रेखा चित्र 4.1 में ऊर्ध्व स्तरीय ऊंचाई AQ1 P गुणा 1 बराबर P है। अतः सीधी रेखा की प्रवणता क्या होगी, AQ1 जो कि लंब है और बटे OQ1 जो कि आधार है इस त्रिभुज का। इसका मान किसके बराबर होगा, इसका मान होगा P के बराबर। एक फर्म की औसत संप्राप्ति की किसी फर्म की प्रति इकाई निर्गत कुल संप्राप्ति के रूप में परिभाषित किया जाता है। याद कीजिए, यदि किसी फर्म का निर्गत Q है तथा बाजार की कीमत P है तो कुल संप्राप्ति P गुणा Q के बराबर है। अतः औसत संप्राप्ति अगर निकालना है तो कुल संप्राप्ति में हम Q यानी मात्रा को डिवाइड कर देंगे, तो P गुणा Q अपॉन Q आएगा, Q कैंसिल आ जाएगा, तो ये प्राप्ति के बराबर हो जाएगा। और ये प्राप्ति क्या है, औसत संप्राप्ति। दूसरे शब्दों में एक कीमत स्वीकारक फर्म के लिए औसत संप्राप्ति बाजार कीमत के बराबर है। अब रेखा चित्र 4.2 देखिए। यहाँ पर एक फर्म के विभिन्न मूल्यों वाले निर्गत x अक्ष के लिए बाजार कीमत y अक्ष अंकित करते हैं। क्योंकि बाजार कीमत P जो है वो स्थिर है, हमें एक समस्तरीय सीधी रेखा प्राप्त होती है जो y अक्ष को P के बराबर ऊंचाई पर काटती है। ये समस्तरीय सीधी रेखा कीमत रेखा कहलाती है। तो निर्गत चाहे जितना भी हो, P जो है स्थिर है, तो इस रेखा को हम कीमत रेखा कहते हैं। तो बच्चों, आज लेसन में हम इतना ही पढ़ाएंगे। अच्छे से इसको रिवाइज करिएगा क्योंकि आगे इसी के आधार पे आप नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे।